बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से ही होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने CS301 डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के शॉर्ट लेक्चर्स की जो प्लेलिस्ट है वो स्टार्ट की हुई है। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम क्यूज़, सिमुलेशन मॉडल्स, प्रायोरिटी क्यूज़ और कोड विद ऑफ द बैंक सिमुलेशन को व्यू करेंगे देखेंगे अच्छे से। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लाम एंड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्यूज़ के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत डिटेल से समझाया था कि क्यू एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कैसे वर्क करता है फीफो के असूल पर, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो एलिमेंट आपने फर्स्ट के ऊपर ऐड किया था वही फर्स्ट के ऊपर क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, तो ये क्यू का असूल है। क्यू को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, लिहाजा अब हम चलते हैं सिमुलेशन मॉडल के ऊपर। यहाँ पे उन्होंने क्यूज़ को ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए एक बैंक के टेलर की एग्जांपल ली हुई है कि ये देखें, ये टेलर है ना। टेलर कौन होता है, यानी वो जो बैंक में बंदा बैठा हुआ है जिसको आप जाके कैश डिपॉजिट करवाना हो या विदड्रॉ जो भी आपने करवाना हो उस बंदे के पास आप जाते हो। तो कहता है 4 टेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और हर टेलर के साथ ये देखें उन्होंने कुछ कस्टमर्स बनाए हुए हैं। ये जो आपको ह्यूमन पर्सन से नज़र आ रहे हैं बडावे से ये क्या है, ये ह्यूमन्स हैं जो एज ए कस्टमर वहाँ पर बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, ओके जी। अब इसकी आपको सही एग्जांपल तब समझ आएगी जब आपको हम ये सिमुलेशन मॉडल करवाएंगे। तो सिमुलेशन मॉडल क्या चीज़ है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। बड़ा ही इजी है, बहुत इजी कंसेप्ट है, सिर्फ आपने थोड़ा सा फोकस करना है इसके ऊपर। देखें ज़रा, सबसे पहले क्या हो रहा है, चलिए मैं आपको डायग्राम के साथ समझाता हूँ सिमुलेशन मॉडल क्या चीज़ है। अच्छा, ये डायग्राम है, इसमें आप ज़रा गौर से देखें क्या हो रहा है। ये जो ऊपर नंबरिंग हो रही है ये बेसिकली मिनट्स हैं, यानी आपका टाइम है। 0 मिनट है, फिर 1 मिनट है, 2 मिनट, 3, 4, 5 एंड ये आपका टाइम लगा हुआ है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना C1, ये बेसिकली कस्टमर 1, C2 कस्टमर 2, C2 कस्टमर 2, C3 कस्टमर 3। ठीक है, इस तरह कस्टमर है। ये इन का मतलब है, इन यानी वो बैंक में एंटर हो रहा है वो बंदा, और आउट का मतलब है वो बंदा बैंक से बाहर निकल रहा है। ठीक है, समझ आ गई, ओके जी। अब देखते हैं कि ये कहने का चाह रहा है हमें, डायग्राम से क्या समझाना चाह रहा है हमें बेसिकली। देखें वो कह रहे हैं जी कि जब आपका बैंक ओपन हुआ तो उस वक्त 0 टाइम था, यानी को जारी बात है जब बैंक अभी ओपन हुआ तो अभी बैंक ओपन हुआ कितना, ये बेसिकली ये जो टाइम ऊपर लिखा हुआ है बेसिकली बता रहा है कितनी देर हुई है बैंक को ओपन हुआ। तो यहाँ पे बैंक ओपन हुआ, बैंक के ओपन होने के बाद 2 मिनट बाद ना C1 यानी कस्टमर नंबर 1 जो है वो एंटर हुआ बैंक में। अब जरा गौर से देखिएगा, इस सिचुएशन को समझिएगा, फिर आपको क्यू की समझ आएगी। क्यू क्या होता है कि जो बंदा सबसे पहले आया था वो सबसे पहले बैंक से बाहर जाएगा। ठीक है, अब देखें C1 यानी कस्टमर 1 जो है वो बैंक में एंटर होता है कितने मिनट बाद, बैंक के ओपन होने के 2 मिनट बाद। बैंक ओपन होने के 2 मिनट बाद जो है, यानी 2 मिनट के ऊपर कस्टमर नंबर 1 जो है वो इन होता है, यानी एंटर होता है बैंक के अंदर। यहां तक क्लियर होता है। उसके बाद जो कस्टमर नंबर 1 है ना, उसने कितने टाइम यानी बैंक में रहना है, 4 मिनट। ये देखिए उन्होंने ऊपर बताया भी हुआ है, कहता है कस्टमर 1 का जो जितना भी प्रोसेसिंग है ना वो सारी 4 मिनट का काम है, यानी उसका। ये देखें कहता है कस्टमर C1 कम्स इन 2 मिनट्स आफ्टर द ओपनिंग द बैंक, यानी बैंक के ओपन होने के 2 मिनट बाद जो है ना कस्टमर एंटर हो रहा है। और ये देखें यहाँ पे शेप के अंदर उन्होंने बताया भी हुआ है कि जब 0 टाइम के ऊपर बैंक ओपन हुआ तो उससे ठीक 2 मिनट बाद जो है कस्टमर नंबर 1 जो है वो बैंक में एंटर हो रहा है। ठीक है, आगे देखें सपोज द बैंक ओपन्स एट 9 AM, यानी 9 बजे पूरे एग्जैक्ट सुबह के 9 बजे जो है वो बैंक ओपन हुआ। आगे देखिए एंड द कस्टमर अराइव्स, कि कस्टमर अराइव्स मीन आता है, एट 9:02 AM मीन 9:02 पे कस्टमर आया। क्यों, उन्होंने क्या कहा था, बैंक ओपन होने के 2 मिनट बाद कस्टमर आता है, तो यानी 9 बजे बैंक ओपन हुआ और 9:02 पे जो है वो कस्टमर नंबर 1 बैंक में एंटर हो गया। ठीक है जी। हिज ट्रांजैक्शन विदड्रॉ मनी विल रिक्वायर 4 मिनट्स, यानी कस्टमर नंबर 1 जब बैंक में एंटर होता है 9:02 पे, तो उसको अपनी सारी की सारी प्रोसेसिंग करने के लिए कितने मिनट दरकार है, 4 मिनट का टाइम दरकार है। यानी कस्टमर नंबर 1 को बैंक में अपना सारा काम परफॉर्म करने के लिए 4 मिनट लगने हैं।
ठीक है। तो मुझे ये बताएं, अगर कस्टमर नंबर 1 9:02 पे बैंक में एंटर होता है, 4 मिनट उसको लगने हैं बैंक के अंदर, तो बताएं कितने मिनट पे वो बैंक से बाहर जाएगा? 9:06 पे। 9:06 पे क्यों? क्योंकि 9:02 पे वो अंदर आया था, 4 मिनट उसको लगने हैं यानी अपना काम परफॉर्म करने में। तो 9:02 से लेके 9:06 तक 4 मिनट आपके पूरे हो गए। लिहाजा कस्टमर नंबर 1 9:02 पे आया था, 9:06 पे अपना काम कंप्लीट करके बैंक से बाहर निकल गया। तो देखें, कस्टमर नंबर 1 जैसे ही बैंक में आया तो उसके बाद देखें अगली भी चीज़ है, मैं बता दूंगा आपको क्यों कैसे यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये इस पूरे प्रोसेस में क्यों कहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है, देखें जरा। उसके बाद देखें, कस्टमर 2 अराइव्स 4 मिनट्स आफ्टर द बैंक ओपन्स, यानी बैंक ओपन होने के 4 मिनट बाद जो है वो कस्टमर नंबर 2 जो है वो बैंक में इन होता है, यानी एंटर होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 9 बजे जो है वो आपका 9 बजे आपका बैंक ओपन हुआ, 9:02 पे कस्टमर नंबर 1 आया और बैंक के ओपन होने के 4 मिनट बाद कस्टमर नंबर 2 आ गया। यानी अभी कस्टमर नंबर 1 अभी अंदर ही था, क्योंकि उसने तो 9:06 पे बाहर जाना ना। अगर मैं इसको डायग्राम के जरिए आपको एक मिनट ठहर जरा, मैं आपको ज़्यादा इजी ये रहेगा कि मैं आपको पेंट के ऊपर से ऐसे ही बताता जाऊँ। ये देखें जी, बैंक ओपन कितने बजे हुआ? 9 बजे, ठीक है। ओपनिंग टाइम, ओपन बैंक ओपन होता है 9 बजे। अब 9:02 के ऊपर 9:02 के ऊपर जनाब आता है आपका C1, कस्टमर नंबर 1 जो है वो इन हुआ, ठीक है। अब कस्टमर नंबर 1 जब इन हुआ तो उसके 4 मिनट लगने हैं, उसके 4 मिनट यानी उसने बैंक के अंदर अपना काम सारा परफॉर्म करना है। लेकिन वो कहते हैं बैंक ओपन होने के 4 मिनट बाद जो है कस्टमर नंबर 2 आ गया। यानी 9 बजे बैंक ओपन हुआ तो कितने मिनट पे कस्टमर नंबर 2 आया? 4, यानी ठीक 4 मिनट बाद। यानी 9 बजे अगर बैंक ओपन होता है तो बैंक ओपन होने के 4 मिनट बाद यानी 9:04 पे जो जनाब आपका C2 यानी कस्टमर नंबर 2 जो है वो बैंक में इन हो गया है, यानी एंटर हो गया है। अभी देखें, कस्टमर नंबर 1 2 मिनट पे आया था, अभी उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उसका काम 4 मिनट का काम है और वो कब कंप्लीट होगा? 9:06 पे। यानी 9:06 पे आपका C1 जो है वो आउट हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा बैंक से, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें अगली बात उन्होंने क्या कही है जी। अगली बात देखें, ही नीड 6 मिनट फॉर ट्रांजैक्शन, यानी कस्टमर नंबर 2 को जो है 6 मिनट लगने हैं। यानी कस्टमर नंबर 2 जो है यानी कस्टमर C2 जो है वो आया था 9:04 पे, उसको 6 मिनट लगने हैं। तो मुझे ये बताएं, अगर कोई बंदा 9:04 पे आता है और 6 मिनट उसको जो है प्रोसेसिंग पे लगने हैं, तो बताएं कितने मिनट पे वो जाएगा बैंक से बाहर? 9:10 पे। सिंपल देखें ना, 9:04 पे जो वो आया था तो 6 मिनट उसको लगने हैं। तो 9:04 से लेके 6 मिनट आप मजीद ऐड करें 9:04 में, तो कितना हो जाएगा? 9:10। यानी 9:10 पे जो है कस्टमर नंबर 2 जो है वो बैंक से बाहर चला जाएगा। 9:10 पे कस्टमर नंबर 2 यानी C2 जो है वो आउट हो जाएगा बैंक से आउट हो जाएगा बैंक से, यानी बैंक से बाहर निकल जाएगा। अब जरा गौर करें जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखें, कस्टमर नंबर 1 जो है वो पहले आया था कि कस्टमर नंबर 2 पहले आया था? पहले आया था कस्टमर नंबर 1 बैंक में, कस्टमर नंबर 2 जो है वो बाद में आया बैंक में, ठीक है। तो क्यों क्या कहता है? क्यों कहता है जो चीज़ पहले आती है वो पहले बाहर जाती है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो फर्स्ट पे C1 आया था, क्या अब देखना है, अब हमने ये देखना है कि क्या C1 पहले बाहर बैंक से बाहर गया या C2 पहले गया। तो देखें, C1 गया बैंक से बाहर 9:06 पे, जबकि 9:10 पे C2 बाहर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर कि C1 पहले आया था और पहले बाहर गया है। इसका मतलब है हम समझ गए हैं कि Q जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है बैंक के सिमुलेशन रूल के अंदर, यानी बैंक की प्रोसेसिंग के अंदर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? Q डाटा स्ट्रक्चर वाला, यानी जो एलिमेंट सबसे पहले अंदर आया था वो सबसे पहले बाहर गया है। अब उसके बाद आगे भी देखें जरा, आगे वो कहता है कस्टमर C3 अराइव्स 12 मिनट्स आफ्टर द बैंक ओपन्स, यानी कस्टमर नंबर जो आपका 3 है ना वो बैंक ओपन होने के कितने मिनट बाद आया? 12 मिनट बाद। यानी अगर 9 बजे बैंक ओपन होता तो कस्टमर नंबर 2 कितने बजे आया? फिर कस्टमर नंबर 2 एग्जैक्ट 12 मिनट बाद, यानी 12 मिनट बाद मीन 9:12 पे कस्टमर C3 जो है वो एंटर हो रहा है बैंक के अंदर,
ठीक है। और जब कस्टमर C3 बैंक में आया तब आपका C1 तो जा चुका था 9:06 पे ही, और C2 का भी कितने मिनट का टाइम था, 6 मिनट उसने लगाने थे बैंक में, तो वो 9:04 पे आया था। 9:10 पे कस्टमर नंबर 2 भी बैंक से बाहर निकल गया। लिहाजा अब बैंक में कोई है 9, तो 9:12 पे कस्टमर नंबर कौन सा आया, 3 आ गया। ठीक है। जैसे ही कस्टमर नंबर 3 बैंक में आया, इसको लगने थे 10 मिनट, तो बताएं 9:12 पे वो आया तो कितने मिनट पे वो बाहर जाएगा, यानी वो बाहर जाएगा बैंक से 9:22 के ऊपर, 9:22 के ऊपर, 22 मिनट के ऊपर क्यों, क्योंकि उसको 10 मिनट लगने हैं, तो 9:12 से लेके 9:22 तक आपके जो है 10 मिनट पूरे हो जाते हैं। तो यानी ये आउट हुआ 9:22 पे। अब देखें जब C3 आउट हुआ है तो उस वक्त ये पहले आउट इसलिए हो गया क्योंकि भाई C3 जब इन हुआ था तब कोई भी कस्टमर बैंक में मौजूद नहीं था। क्यों, C1 और C2 बाई डिफ़ॉल्ट जो है 9:12 से पहले ही जो है वो बैंक से बाहर जा चुके थे। लिहाजा फिर C3 जब आया बैंक में तब अकेला C3 ही है, इसी वजह से C3 जैसे ही आया तो अपना काम कंप्लीट करने के बाद 9:22 पे बैंक से बाहर निकल गया। तो यानी कहने का मतलब यह डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का जो क्यू डाटा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बैंक की प्रोसेसिंग के अंदर कम्प्लीटली जो है वो अप्लाई हो रहा है, यानी जो कस्टमर पहले आया था वो सबसे पहले बाहर जाएगा, ये मतलब था। तो इस टाइमलाइन को बनाने का मतलब उनका ये है, ये आपको समझा रहे हैं कि 9 बजे बैंक ओपन हुआ, 9:02 पे C1 आया, उसने 4 मिनट की प्रोसेसिंग करनी थी, उसी दौरान ठीक 2 मिनट के बाद C2 आ गया। लेकिन अब पहले कौन जाएगा बाहर, C1 पहले क्यों जाएगा, क्योंकि पहले C1 आया था। लिहाजा 9:06 पे जो है C1 बाहर चला गया, और फिर 9:10 पे C2 बाहर चला गया। फिर एग्जैक्ट 2 मिनट बाद यानी C2 के बाहर जाने के 2 मिनट बाद जो है C3 यानी 9:12 पे C3 आया, और ये 9:22 पे बाहर चला जाएगा। ठीक है जी। तो ये दोस्तों इस तरह से आपका ये प्रोसीजर था इसका सैमुलेशन, बैंक सैमुलेशन का, तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। उसके बाद ये देखें, ये क्लॉक के साथ समझा रहे हैं, ये कोड क्या है इसके मैं आपको समझा देता हूँ। क्लॉक इक्वल टू 0, यानी क्लॉक इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि जब बैंक ओपन हुआ तब क्लॉक का टाइम क्या था, तब क्लॉक का टाइम था 0, यानी 0 से क्लॉक स्टार्ट हुआ। दादी वाला 0 से स्टार्ट होगा ना, जब आपका बैंक अभी ओपन हुआ तो क्लॉक कहाँ से स्टार्ट होगा, क्लॉक वो तो मुझे भी पता क्लॉक 24 आवर्स होते हैं, लेकिन हमने जब बैंक के लिहाज से देखेंगे तो बैंक जब ओपन होगा तभी हमने अपने जो बैंक के क्लॉक है जो हमारा, उसको तुमने 0 से स्टार्ट करना। ठीक है, तो यही चीज़ है। उसके बाद देखें वाइल लूप चलती जा रही है। ये वाइल लूप कब तक चलेगी, जब तक क्लॉक चल रहा है, यानी क्लॉक 24 आवर चलता रहेगा ना, क्लॉक 1 डे। ये देखें ना, उन्होंने आगे कमेंट भी किया हुआ है, तो यानी ये वाइल लूप ये बता रही है कि जो हमारा क्लॉक है वो 24 आवर चलता रहेगा। उसके बाद रीड न्यू कस्टमर, यानी जैसे ये लूप के अंदर हम आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये रीड न्यू कस्टमर का मतलब ये है कि बैंक में एक नया कस्टमर जो है वो एंटर हो चुका है। जैसे ही नया कस्टमर एंटर होगा तो हम चेक करेंगे इफ़ कस्टमर डॉट अराइव टाइम, यानी कस्टमर के आने का टाइम जो है अगर वो क्लॉक के टाइम के इक्वल है, यानी क्लॉक के टाइम के इक्वल का मतलब क्या है बोला कि यानी जब कस्टमर आया बैंक के अंदर। अब मैं इस स्टेटमेंट का आपको मतलब समझाता हूँ। इस स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब ये है कि अगर कस्टमर के बैंक में आने का टाइम जो है वो क्लॉक के टाइम के इक्वल है, क्लॉक के टाइम के इक्वल मीन कि यानी कस्टमर जब आया तो उससे पहले कोई कस्टमर नहीं था, उससे पहले बैंक में कोई कस्टमर नहीं था, तो फिर उसे हम कहाँ लगा देंगे, उसे हम शटर्स क्यू के अंदर लगा देंगे। शटर्स क्यू मीन यानी अब उसको कम से कम टाइम लगेगा। कम से कम टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि भाई जब वो कस्टमर अंदर एंटर हुआ है उससे पहले कोई कस्टमर नहीं था, लिहाजा जब कोई कस्टमर नहीं था तो अब आप बहुत ही फास्टली जो है आप सिर्फ आपकी जो कि आप अकेले हो बैंक में, तो लिहाजा अब आपको सिर्फ वर्क होगा ना। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर कस्टमर का जो अराइव टाइम है अगर वो क्लॉक के टाइम के इक्वल हो जाता है, ठीक है, यानी क्लॉक के टाइम के इक्वल का मतलब ये है कि बैंक में और कोई बंदा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो लिहाजा फिर हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू शॉर्टेस्ट क्यू, यानी कस्टमर के शॉर्टेस्ट क्यू के अंदर लगाने का मतलब ये है कि जल्दी से जल्दी कस्टमर जो है वो फारिग हो जाएगा। उसके बाद चेक द कस्टमर एट हेड ऑफ ऑल फोर क्वीज। ऑल फोर क्वीज का मतलब क्या है, यहाँ पे 4 क्यूज क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि 4 टेलर ना, और 4 टेलर के अंदर 4 टेलर का मतलब क्या है कि हर कस्टमर यानी हर टेलर के पास एक कस्टमर जाएगा, तो कितने कस्टमर एट अ टाइम, कितने कस्टमर फारग होंगे बैंक से, 4 एट अ टाइम। क्यों एट अ टाइम, क्योंकि 4 बंदे हैं ना एट अ टाइम, तो एक कस्टमर एक के पास, दूसरा कस्टमर दूसरे के पास, तीसरा कस्टमर तीसरे के पास, चौथा कस्टमर चौथे के पास, यानी
एट अ टाइम, एक टाइम के अंदर 4 बंदों का एक टाइम में काम हो रहा है। ठीक है, तो यही वो कह रहा है कि वो तमाम कस्टमर जो टेलर के सामने खड़े हैं, यानी फर्ज करें चारों टेलर के नीचे, मैं आपको इस ऊपर वाली डायग्राम से आपको समझ आएगी कि हेड का मतलब क्या है। ये देखें ज़रा, ये देखें, ये है जनाब हमारे टेलर, ये देखें ये टेलर ना 1 2 3 4 टेलर ना, और ये देखें हर टेलर के नीचे ऐसे ये कतार बनी हुई है कस्टमर्स की। ये 4 कस्टमर इसके पास हैं, फिर 3 कस्टमर इसके पास हैं, फिर 4 कस्टमर इसके पास हैं, फिर 3 कस्टमर इसके इस टेलर के पास है। अब देखें इसमें हेड का मतलब क्या है, ये जो आपके हर टेलर के ये पहला वाला कस्टमर है ना, जो जिसका काम हो रहा है, तो इस टेलर का ये पहला, इस टेलर का ये पहला, इस टेलर का ये पहला और इस टेलर का ये पहला, तो इन 4 को हम क्या कहेंगे, हेड कस्टमर्स। हेड कस्टमर क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट के ऊपर खड़े हैं, इनसे आगे कोई कस्टमर नहीं है, लिहाजा इनका ही काम हो रहा है। जो हेड के ऊपर होगा यानी पता उसका काम हो रहा है ना अभी, तो इन 4 टेलर के सामने ये जो फर्स्ट नंबर के ऊपर कस्टमर खड़े हैं, इनका भी फिलहाल काम हो रहा है। तो जैसे इनका काम कंप्लीट होगा तो ये चारों बैंक से बाहर चले जाएंगे। ठीक है जी, तो यही बेसिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद देखें इफ़ ट्रांजैक्शन इज़ ओवर, यानी जैसे ही किसी कस्टमर की ट्रांजैक्शन ओवर होगी, यानी जो उसने काम प्रोसेसिंग करनी थी, विड्रॉ करना था, डिपॉजिट करना था, जो भी करना था, जैसे ही वो ओवर होगा यानी काम उसका ख़त्म होगा कस्टमर का, तो रिमूव फ्राम क्यू, यानी हम उसको फिर क्यू से बाहर निकाल देंगे। क्यू से बाहर निकालने का मतलब है यानी वो बंदा कस्टमर बैंक से चला जाएगा। उसके बाद क्लॉक इक्वल टू क्लॉक प्लस 1, यानी क्लॉक के टाइम में 1 मिनट का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, ओके जी। तो यही बेसिकली आपको यहाँ पे ये डिटेल में यही समझा रहे हैं जो मैंने आपको बातें यहाँ पे मैंने समझाई है ना, वही चीज़ यहाँ पे समझा रहे हैं। चलें जी, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आप देखें ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये बेसिकली आपको मजीद वो जो ऊपर मैंने डायग्राम समझाई है ना वही समझा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें ज़रा, सबसे पहले क्या हुआ जी जनाब, सबसे पहले जनाब आपका C1 इवेंट नंबर 1 2 मिनट्स पे आता है। ये देखें मैं आपको दोबारा से यही अगर डायग्राम समझाऊँ यहाँ पे, तो ये देखें ज़रा, सबसे पहले आपका जनाब आ जाता है इवेंट 1, और इवेंट 1 के अंदर क्या होता है, कितने मिनट पे इवेंट 1 परफॉर्म हुआ था, इवेंट 1 परफॉर्म हुआ था 2 मिनट पे। 2 मिनट पे क्यों, क्योंकि जनाब कितने मिनट पे पहला कस्टमर आपको कब आया था, पहला कस्टमर 2 मिनट पे आया, तो जितने मिनट पे कस्टमर पहला आया था तभी आपका इवेंट स्टार्ट हुआ ना पहला, तो 2 मिनट पे पहला कस्टमर नंबर 1 आया, तो क्या हुआ, इवेंट पहला इवेंट परफॉर्म हो गया। तो इवेंट नंबर 1 में क्या हुआ, 2 मिनट पे कस्टमर नंबर C1 जो है वो क्या हुआ, इन हुआ। कस्टमर C1 जो है वो कस्टमर नंबर 1 क्या बैंक में इन हुआ, कितने मिनट पे, 2 मिनट पे। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 2 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद इवेंट नंबर 2 कब परफॉर्म हुआ, इवेंट 2 जो है वो परफॉर्म होता है जनाब आपका कितने मिनट पे, 4 मिनट पे। 4 मिनट पे क्यों, क्योंकि 4 मिनट पे आपका कस्टमर नंबर 2 एंटर हुआ है, तो यहाँ पे इवेंट नंबर 2, तो 4 मिनट पे 4 मिनट्स पे जो है वो आपका C2 है जो है वो क्या हुआ है, बैंक में इन हो गया। उसके बाद इवेंट नंबर 3 कौन सा परफॉर्म हुआ, इवेंट नंबर 3 जो है वो ये परफॉर्म हुआ है कि आपका 6 मिनट पे यानी कि 9:06 पे आपका C1 जो है वो आउट हो गया बैंक से, यानी बाहर चला गया, बैंक से बाहर चला गया। उसका काम कंप्लीट हो गया था ना, क्योंकि वो 2 मिनट पे आया था, 4 मिनट का उसका काम था, तो 9:02 पे वो आया, तो 9:06 पे बाहर चला गया। उसके बाद इवेंट नंबर 4 कौन सा था, इवेंट नंबर 4 जनाब ये था कि आपका 10 मिनट में यानी कि 9:10 पे जो है वो C2 आपका जो है वो आउट हो गया बैंक से, यानी उसका 6 मिनट का काम था, 9:04 पे वो आया था कस्टमर नंबर 2, और 6 मिनट का उसका काम था, तो 9:10 पे वो कस्टमर नंबर 2 बाहर चला गया। तो ये देखें 9:10 पे कस्टमर नंबर 2 आउट हो गया। उसके बाद इवेंट नंबर 5 परफॉर्म हुआ, यानी इवेंट 5 परफॉर्म हुआ, और इसके अंदर क्या हुआ कि 9:12 पे आपका C3 यानी कस्टमर नंबर 3 जो है वो बैंक में इन हुआ। तो ये 5 इवेंट्स परफॉर्म हुए हैं आपके इस शेप के अंदर। ये जो आपने उन्होंने टाइमलाइन बनाई हुई है इसके अंदर कितने इवेंट परफॉर्म हुए हैं, 5। इवेंट नंबर 1 के अंदर 2 मिनट पे जो है 9:02 पे C1 इन हुआ। इवेंट नंबर 2 ये था कि 9:04 पे C2 इन हुआ, यानी कस्टमर नंबर 2 इन एंटर हुआ। इवेंट नंबर 3 ये था कि आपको 9:06 पे C1 जो है वो आउट हुआ, और इवेंट नंबर 4 9:10 पे C2 जो है वो आउट हुआ, और इवेंट नंबर 5 ये था कि 9:12 पे कस्टमर नंबर 3 जो है वो बैंक में इन हुआ। ये मतलब है इसका। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद प्रायोरिटी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रहता है जी प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, प्रायोरिटी क्यू यानी ऐसी क्यू जिसमें आप किसी भी एक चीज़ के मुताबिक जो है वो अपनी प्रायोरिटी लगाते हो, यानी
अहमियत देते हो अपनी अपनी क्यू अपनी जो है एलिमेंट को। फर्स्ट करें आप किसी भी टाइम से दे सकते हैं। लाइक आपके पास एक नोड के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू के लिए ऐसे प्रायोरिटी सेट करते हैं। लाइक आपने एम्प्लॉय आईडी के लिए ऐसे प्रायोरिटी लगा दी, आपने टाइम के लिए ऐसे प्रायोरिटी लगा दी। अब वो आपको पता कि आपने प्रायोरिटी किस लिहाज से लगा रही है। फर्स्ट करें मैंने टाइम के लिहाज से लगा दी, मैंने टाइम के लिहाज से प्रायोरिटी लगा दी, ठीक है। अब टाइम के लिहाज से प्रायोरिटी लगाने का मतलब क्या है कि यहाँ दो तरह टाइम के लिहाज से दो तरह से आप प्रायोरिटी लगा सेट कर सकते हैं। या तो आप प्रायोरिटी ये सेट करेंगे, प्रायोरिटी अहमियत ये सेट करेंगे कि जिसका टाइम सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले आए, फिर उससे कम टाइम वाला, फिर उससे कम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। यहाँ तो आप प्रायोरिटी लगाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ आप प्रायोरिटी लगाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी क्या होती है? डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़े की तरफ, यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये होती है जनाब आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। और असेंडिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी क्या होती है? यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है जी। तो ये होती है आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी और ये होती है असेंडिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी। प्रायोरिटी दो तरह से लगा सकते हैं, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये होता है कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब लगाना, और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब लगाना। अब मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटी आप किसी एक चीज़ की बेस पर लगाते हैं, लाइक किसी भी बेस पर आप लगा सकते हैं। लाइक आपने टाइम की बेस पर लगा दिया, जैसे बैंक में टाइम की बेस पर होता है। अब बैंक में टाइम की बेस पर होता है, इस तरह आपका अगर कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर में जब आपके मल्टीपल प्रोसेस रैम में जाते हैं प्रोसेसिंग के लिए, तो उनके ऊपर बेसिकली प्रायोरिटी के मुताबिक उनको सेट किया जाता है, अब प्रायोरिटी कौन सी लगती है? उनकी टाइम के लिहाज से, यानी वो आपकी मर्जी है। अब अपनी प्रायोरिटी टाइम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाई हुई है या असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन कि आपने लिखा हुआ है कि जिसकी, अगर तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाई है, फिर इसका मतलब क्या है कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई होगी वो आप सबसे पहले वो टास्क परफॉर्म करेंगे। फर्ज करें हमारे पास दो टास्क है, टास्क 1, मैं यानी आपको प्रायोरिटी की एग्जांपल देने लगा हूँ, और एक है टास्क 2। फर्स्ट करें टास्क 1 का जो टाइम है ना वो है जी 8 मिनट, और जो टास्क 2 का टाइम है ना फर्स्ट करें वो है जी 15 मिनट्स, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, अगर मैंने इसको प्रायोरिटी लगानी हो, अब प्रायोरिटी आप अपने इन टास्क को प्रायोरिटी लगा सकते हैं टाइम की बेस पर। किस बेस पर? टाइम बेस पर। अब टाइम बेस पर दो तरह से लग सकती है, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। लगती ही दो तरह से है, वो चाहे लाजमी सिर्फ टाइम ही हो, किसी भी थिंग्स के लिए जब आप प्रायोरिटी लगाते हो ना तो आप दो वजह से लगा सकते हो, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट करो, अगर इसी टास्क 1 टास्क 2 को मैं प्रायोरिटी लगाना चाहता हूँ टाइम की बेस पर अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, तो कैसे लगाऊंगा भला? बताएं कौन सा टास्क पहले आएगा? फिर अगर मैं इसी टाइम की बेस पर इन दोनों टास्क की प्रायोरिटी लगाऊं टाइम की बेस पर लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बताएं कौन सा टास्क पहले आएगा? तो पहले आएगा टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 2 क्यों? क्योंकि टास्क नंबर 2 पहले इसलिए आएगा क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लगा लेना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी जिसका टाइम सबसे ज़्यादा होगा सबसे पहले टास्क परफॉर्म किया जाएगा, उसके बाद जिसका टाइम उससे कम होगा फिर वो टास्क परफॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पर टास्क 2 पहले आएगा, फिर उसके बाद टास्क 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रायोरिटी लगाते हैं। और अगर मैं आपको कहूँ कि इन्हीं दो टास्क की प्रायोरिटी टाइम बेस पर आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ तो इनकी प्रायोरिटी कुछ इस तरह से होगी। पहले टास्क 1 आएगा, पहले टास्क नंबर 1 आएगा और फिर टास्क नंबर 2 आएगा। टास्क नंबर 1 पहले क्यों आया? क्योंकि आपने खुद ही तो प्रायोरिटी लगाई है टाइम के लिहाज से, और टाइम के लिहाज से प्रायोरिटी आपने कौन सी सेट की है? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जिस टास्क की प्रायोरिटी सबसे, यानी जिसका टाइम सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़े टाइम वाला, फिर उससे बड़े टाइम वाला। तो सबसे कम टाइम इसका 8, टास्क 1 का 8, तो टास्क 1 पहले परफॉर्म होगा, फिर टास्क 2 यानी जिसका टाइम ज़्यादा था वो बाद में परफॉर्म होगा। तो ये होता है जनाब प्रायोरिटी, कि प्रायोरिटी लगाना, तरतीब देना यानी अरेंज करना चीज़ों को अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थिंग्स, यानी अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू आईडी, अकॉर्डिंग टू नेम, किसी भी लिहाज से आप प्रायोरिटी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो आप प्रायोरिटी किसी भी लिहाज से लगा सकते हैं। जैसे लाइक एज के लिहाज से प्रायोरिटी लगाना। एज के लिहाज से प्रायोरिटी क्या है कि आप एज के लिहाज से प्रायोरिटी लगाने का मतलब ये है कि आप एज के लिहाज से तरतीब दे देंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा? जो सबसे बड़ी एज वाले लोग हैं वो सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे, ऐसी तरतीब के साथ,
ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, जिनकी एज सबसे थोड़ी, जिसकी एज सबसे थोड़ी है सबसे पहले, फिर उससे बड़ी एज वाला, फिर उससे बड़ी एज वाला, फिर उससे बड़ी एज वाला, इस तरह से, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ये होती है जनाब प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू के अंदर देखें उन्होंने वही बात की है कि इसके अंदर एज stated earlier the queue is FIFO, first in first out structure. In daily life you have also seen that it is not true that a person who comes first leaves first from the queue. तो वो सारी बातें कर रहे हैं। लेट्स टॉक द एग्जांपल ऑफ ट्रैफिक, कि ट्रैफिक के मुताबिक अगर हम बात करें तो ट्रैफिक इज स्टॉप्ड एट द सिग्नल, ठीक है, कि ट्रैफिक जो है वो स्टॉप की जाती है सिग्नल के मुताबिक। अब वो क्यू इम्प्लीमेंट कैसे होगा, क्योंकि जो गाड़ी व्हीकल पहले आएगी वो सबसे पहले जो है वो बाहर निकलेगी, ठीक है। तो यही बेसिकली प्रायोरिटी क्यू का मतलब होता है। तो प्रायोरिटी क्यू की मैंने पूरी डिटेल आपको सिखा दी है। अब यहाँ पे देखें वो एक आपको यहाँ पे ये फिर टाइम के लिहाज से कुछ चीज़ सिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है मैं आपको सिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो है ना, ये जो पहले 00 है ना, ये बेसिकली आपके आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ये जो 30 है ना, ये आपके मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो 10 है ना, तीसरी जो वैल्यू है, ये आपके प्रोसेसिंग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कितना टाइम लगेगा इसको प्रोसेस करते हुए। तो देखिए वो कहता है कस्टमर नंबर 1 आया 0:30 पे, यानी कोई घंटा नहीं यानी 30 मिनट पे आया, और उसको कितना टाइम लगना है, 10 मिनट का टाइम लगना है। उसके बाद कहता है कस्टमर नंबर 2 आया 35 मिनट पे, और उसको 5 मिनट का टाइम लगना है प्रोसेसिंग करते हुए। उसके बाद कस्टमर नंबर इस तरह 3 कहता आया 40 मिनट पे। ये सारी डिटेल इसने नीचे लिखी हुई है, देखें, एंड सो ऑन। ये देखें इसने सारी डिटेल नीचे लिखी हुई है। यही डिटेल जो मैं आपको बताने लगा ना शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ये सारी इसने नीचे इंग्लिश में लिखी हुई है। तो देखें 30 मिनट पे कस्टमर नंबर 1 आया और उसको 10 मिनट का टाइम लगना है प्रोसेसिंग करते हुए। कस्टमर नंबर 2 35 मिनट पे आता है बैंक में, और उसको 5 मिनट का टाइम लगना है। कस्टमर नंबर 3 40 मिनट पे आता है और उसको 8 मिनट का टाइम लगना है। कस्टमर नंबर जो है वो 4 जो है 45 मिनट पे आता है और उसको 2 मिनट का टाइम लगना है। आगे नेक्स्ट कस्टमर नंबर 5 50 मिनट पे आया और उसको 5 मिनट का टाइम लगना है। उसके बाद कस्टमर नंबर 6 55 मिनट पे आया और उसको 12 मिनट का टाइम लगना है प्रोसेसिंग करते हुए। उसके बाद कस्टमर नंबर जो 7 है वो 1 घंटे के बाद आया। ये देखिए, अब 1 का मतलब क्या है 1 घंटा, और 00 का मतलब है मिनट्स, यानी 1 घंटा 0 मिनट्स पर आया कस्टमर नंबर 7, और उसको 13 मिनट लगने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये नीचे 01 और 01 का मतलब ये है कि 1 घंटा 1 मिनट पर कस्टमर नंबर 8 आया और उसको 9 मिनट लगने हैं प्रोसेसिंग करते हुए। तो ये बेसिकली पहली वैल्यू घंटे को जाहिर कर रही है, ये दूसरी आपकी मिडिल वैल्यू मिनट्स को जाहिर कर रही है, और ये तीसरी वैल्यू जो है ये उस टाइम को जाहिर कर रही है कि कितना टाइम लगेगा प्रोसेसिंग करते हुए, ठीक है जी। तो बेसिकली यही वो आपको समझा रहे थे इतने सिंपल से टाइम के साथ। और उसके बाद उन्होंने ये छोटा सा एल्गोरिथम बनाया हुआ है, यानी ये जो कोड ऑफ बैंक सिमुलेशन, यानी वो जो बैंक का हमने ऊपर कोड देखा ना, कैसे कैसे कस्टमर आएंगे, टेलर के सामने जाएंगे, जो कस्टमर जो है वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद उसको क्यू से बाहर निकाल देगा। वो सिंपल सा इन्होंने कोड जो है यहाँ पे समझाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग, यानी फाइल हैंडलिंग के जरिए इन्होंने ये वो कोड किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये सारा कोड वही है। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको वैसे समझा दी है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, यानी सारी शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैंने आपको सारी डिटेल समझा दी है। तो यहाँ पे आपका आज का जो टॉपिक है वो होता है यहाँ पे कंप्लीट ले जी। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।